चैंपियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो अभी तक हम अपना ज्योग्राफी देख रहे थे। ज्योग्राफी में अभी तक हम लोग बेसिकली 9 वीडियो देख चुके हैं। जो 8 और 9 वीडियो था, 8 नंबर और 9 नंबर वीडियो, उसमें हमने बेसिकली बात किया था कि हिमनद क्या होता है, और 8 नंबर में हिमनद क्या होता है और 9 नंबर में हिमनद के कार्य क्या होते हैं। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखा है तो इसका डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा जो फर्स्ट चैप्टर करके, उस पर क्लिक कीजिएगा, सब 9 वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा तभी आइएगा तो ये समझ में आएगा। अन्यथा अगर आपने कहीं से भी किताब वगैरह से इसके आगे का पढ़ा हुआ है, अगर केवल आपको ये समझना है कि हिमनद जब कार्य करता है उसके द्वारा कौन कौन सी अस्त्रकृतियाँ बनती है, तो आप वीडियो ये देख लीजिए। तो हम लोग का 10 नंबर वीडियो है, इसमें हम लोग चलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। क्या देखेंगे हम लोग कि जो हिमनद होता है अपने कार्य द्वारा कौन कौन सा अस्त्रकृतियाँ निर्मित करता है। खास करके हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अपर्दन द्वारा। अपर्दन क्या होता है हम लोग का? कटाव करना, यानी कटाव द्वारा कौन कौन सी अस्त्रकृतियाँ बनती है। चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला आकृति हमारा कौन सा बाबू? ये कारी नहीं है, ये कोरी होता है। क्या होता है बाबू हम लोग का? ये कोरी या सर क्या होता है। देखिए कोरी या सर समझने से पहले एक तो हम लोग आप लोग को चीज़ समझाना चाहेंगे, वो थोड़ा सा देख लीजिए आप, ठीक है। आप पहचानते हैं इसको? भैया आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं ना, ये सब चेयर और क्या दिखा रहे हैं? नहीं पढ़ा ज्योग्राफी। चलिए देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इसको हम लोग आराम कुर्सी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू हम लोग? आराम कुर्सी। भाई मस्त आराम से देखिए, इस पर कितना बढ़िया, कितना रिलैक्स टाइप का फील होगा। तो वैसा टाइप का ये फील देता है, एकदम आराम लगता है, इस पर आरामदायक होता है नॉर्मल चेयर की तुलना में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बाबू? आराम कुर्सी। अब इसका अगर आप आकृति एनालाइज करें, अगर आप इसका आकृति देखने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा आकृति है, कुछ इस तरह का आकृति है तो हाँ, यानी ऐसा देखिएगा तो ऐसा कुछ आकृति ये लिया हुआ है, ठीक है। अब इस आकृति को समझ गए हम लोग। अब हम लोग आसानी से अपना हम लोग जो पहला आकृति है, यानी जिसे हम लोग कोरी या सर कहते हैं, उसे समझ सकते हैं हम लोग आसानी से। देखिए अब कैसे हम लोग उसको समझेंगे। देखिए हम लोग क्या होता है, ऊंचे पर्वतीय भाग में, आपको पता है हिम कहाँ से निकलता है? ऊंचे पर्वतीय भाग से, ठीक। तो वही बात बोला है, ऊंचे पर्वतीय भाग में, हिम क्षेत्र में, जहाँ हिमनद का उद्गम होता है। इस बात से भी इनकार नहीं है कि पर्वतीय का ऊंचे भाग से हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि हिम कहाँ से निकलता है, कहाँ पर जमा होता है? उच्च पर्वतीय भाग पर, ठीक है। तो वही बोला है ऊंचे पर्वतीय भाग में, भाग में, हिम क्षेत्र में जहाँ हिमनद का उद्गम होता है, आराम कुर्सी के समान, आराम कुर्सी के समान। देखिए यहाँ पे, खैर अभी आपको एक और डायग्राम दिखाएंगे जिसमें और साफ हो जाएगा। ऐसा कुछ एक आकृति, आराम कुर्सी के समान बनने वाले विशाल गर्त, गर्त मतलब क्या होता है बाबू? गड्ढा। विशाल गर्त को कोरी कहते हैं। विशाल गर्त को क्या कहते हैं बाबू? कोरी कहते हैं। इन गर्तों के चारों ओर खड़ी दीवारें होती है, खड़ी दीवारें होती है। कभी कभी इनका क्षेत्रफल कई वर्ग किलोमीटर में होता है। इन गर्तों को फ्रांस में सर्क, स्कॉटलैंड में कोरी तथा तलसस में इसको कैम कहा जाता है, ठीक। तो इस सब नामों का आप ध्यान रखिएगा। अब इसको समझते हैं एक्चुअली आकृति होता क्या है, ठीक है। बात समझने की कोशिश कीजिए। कहाँ बनाए? हाँ चलिए एक तो हम यहाँ बनाने की कोशिश करें। सोच कीजिए कि हम लोग का क्या है, एक पर्वत है, ठीक है, जहाँ पे ये सब हम लोग का हिम जमा हुआ है, ठीक। आपको भी पता है कि उच्च भाग से ये चारों तरफ निकलेगा। खैर हम एक तरफ बता रहे हैं, देखिएगा तो आपका पर्वत है ना, तो चारों तरफ ऐसे घुरा हो रहेगा, तो इधर भी निकलेगा उधर भी निकलेगा, लेकिन हम एक तरफ बताने का आपको कोशिश कर रहे हैं। अब उतना डायग्राम बनाने को टाइम और कोई फायदा नहीं है ना। अब जब ये हिम बहना शुरू करता है तो क्या करता है, ये जो पर्वत का थोड़ा मोड़ा एरिया है, इसको आप अपर्दित करके लेके चल जाता है अपने साथ। इसको क्या करता है, जब नीचे हिम बहता है यहाँ से, तो ये क्या करता है, इसको अपर्दित करके लेके चला गया। जब अपर्दित करके लेके चल जाता है तो ऐसा झुकाव टाइप का बन जाता है, ऐसा झुकाव टाइप का बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कोरी या सर कहते हैं। इसका आकृति कैसा रहता है हम लोग का? आराम कुर्सी के समान रहता है। बात समझ में आया? इसका देखिए कहाँ पे क्या बनाया जाता है, इस सबको MCQ में भी पूछ देता है। समझ में आ गई आपको पहला आकृति, ठीक है। चलिए फिर हम लोग अब दूसरा आकृति पे बात करेंगे अपना, ठीक। अब देखिए दूसरा आकृति क्या होगा हम लोग का? अरेत या छिटल कटर या कंघीनुमा कटक क्या होता है हम लोग का, ठीक। इसको समझने से पहले आपको हम लोग अच्छा से इसको समझना है तो ध्यान दीजिए, इसको कैसे हम लोग समझेंगे। लाइक देखिए होता क्या है, एक पर्वत है, ऐसे पर्वत होता है, चारों तरफ ऐसे निकला हुआ रहता है। खैर आपको भी पता है, ऐसे पर्वत ऐसे आगे और ऐसे पीछे निकला हुआ रहेगा, ठीक। अब ऐसे पर्वत है तो क्या होता है, देखिए सपोज कीजिए पर्वत है, ठीक है। अब इस पर्वत में जब देखिए ये आगे बढ़ा हुआ रहता है तो क्या होता है, इधर भी एक कोरी जैसा आकृति बन जाता है और इधर भी एक कोरी जैसा आकृति बन जाता है। जब दोनों तरफ कोरी जो बन जाता है तब उसके बाद क्या होता है, बीच में एक पतला सा लाइन जैसा निकला हुआ रहता है। देखिए देखिए अगर इधर भी एक कोरी बन गया और इधर भी एक कोरी बन गया, बीच में देखिए एक पतला सा ऊंचा हुआ बांध के समान आकृति पाई जा रही है। दिख रहा है? देखिए ये वाला जो आकृति पाया गया है, देखिए ऐसे, ठीक है। इस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? इस आकृति को ही हम लोग कटक कहते हैं, या हम लोग क्या कहते हैं? अरेत कहते हैं, या कंघीनुमा कटक कहते हैं।
देखिए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। कहाँ गया हम लोग आकृति, हाँ ये तो ठीक है। देखिए सपोज कीजिए कि जब हम लोग का इधर भी एक साइड कोरी बन जाएगा, इधर भी एक कोरी बन गया और इधर भी एक कोरी बन गया, बीच में देखिए ऊंचा हुआ भाग दिख रहा है ऐसे, तो पर्वत में ये जो पतला सा ऊंचा हुआ भाग ऐसे दूर तक जब फैला रहता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अरेत या छिटर कटक या कंगीनुमा कटक बोलते हैं। ऐसा कंगीनुमा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ऊंचा 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 नीचे ऐसे ऐसे करके पाया जा रहा है, और कंगी भी कुछ ध्यान से देखिएगा तो ऐसे ही पाया जाता है ना। इसको ये क्या कहते हैं, अरेत या कंगीनुमा कटक कहते हैं। अब आप इसको परिभाषा को पढ़िए, समझ में आ जाएगा। जब किसी लंबी पहाड़ी के दोनों ओर सड़क बनकर एक दूसरे को पीछे की ओर सरकते हैं, तो उनके बीच में नुकीली किनारों वाला कगार का निर्माण होता है, जिसे छिद्र कटक कहा जाता है। इसका ऊपरी सिरा आरे के दांत के समान कैसा होता है, या तो कंघी के समान होगा या आरे के दांत के समान। आरे के दांत कैसा होता है, आरी लकड़ी काटने वाला आरी होता है, कुछ इस तरह का दांत होता है ना उसका, ठीक है। आरे के दांत के समान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अरित कहते हैं। देखिए जब दोनों तरफ ऐसे बन जाएगा तो बीच में ये वाला चीज़ है ना, ये पत्ता से निकला हुआ है, तो इसी को, अब ये हालांकि ऐसे नहीं रहता है, ये ऊंचा खाला ऐसे करके रहता है, ठीक है। कुछ ऐसा ऊंचा खाला रहता है, तो उसे रहता है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको दोनों आकृति। चलिए फिर हम लोग अब तीसरा नंबर आकृति पर बात करेंगे। बाबू किस बात करेंगे हम लोग, तीसरा नंबर आकृति पे। देखिए हम लोग का 3 नंबर आकृति क्या है, हम लोग 3 नंबर आकृति क्या होगा हम लोग का, पिरामिडल चोटी। क्या होगा हम लोग का, पिरामिडल चोटी। आप इसको समझने से सबसे पहले देखिए, आप खैर लड़की लोग का चोटी का नाम सुने होंगे। हाँ भैया ये तो अच्छा से सुने हैं। हाँ जब ये सुने हैं तो देखिए कहाँ पाया जाता है, सर पे पाया जाता है, सबसे ऊंचतम भाग पे। तो वैसे ही जो चोटी होता है पिरामिडल चोटी, ठीक है, वो चोटी नहीं, पिरामिडल जो चोटी होता है वो भी कहाँ पाया जाता है, वो जो हम लोग का हिमनद वाला पर्वत रहता है उसका सबसे शीर्ष में। कैसे होता है देखिए, ये क्या हुआ हम लोग का, ये समझ कीजिए कि ये पर्वत ऐसे था, ठीक। अब क्या हुआ, इधर कोरी का निर्माण हो जाएगा तो इधर कटा हो जाएगा और इधर कटा हो जाएगा, ऐसे ही करके चारों तरफ कटा हो गया। और देखिए अरे दिख रहा है, तो दोनों तरफ कटा हुआ, बाद बीच में बना हुआ। और जो ये सबसे ऊंचा वाला भाग रहता है, ठीक है, जहाँ पे सबसे कम अपर्दन होता है, देखिए यहाँ पे सबसे कम अपर्दन हुआ है आपका, ठीक है। अगर मिटा के आपको हम दिखाने की कोशिश करें, देखिए ये वाला भाग पे अपर्दन ना के बराबर हुआ है, ये वाला भाग देख रहे हैं तो आप इतना दूर, ये वाला भाग ना के अपर्दन ना के बराबर हुआ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिरामिडल चोटी कहते हैं। देखिए क्या बोला हम लोग का, किसी पहाड़ी पे के पाए जाने वाले कई सर्क इस प्रकार बन जाते हैं कि उनके लगातार घर्षण द्वारा उनके बीच का भाग एक पिरामिड अथवा भंग के आकार का शेष रह जाता है। इसी नुकीली चोटी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पिरामिडल चोटी कहते हैं। देखिए ऐसा का आकृति जो हम लोग का बच जाता है, जब चारों तरफ हम लोग का सर्क ऐसे बना हुआ है और बीच में जब ऐसा हम लोग का पिरामिडल चोटी समान पाया जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, पिरामिडल चोटी कहते हैं। मटर हॉर्न इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इसका सबसे परफेक्ट उदाहरण कौन है बाबू, मटर हॉर्न, ठीक है, सॉरी मैटर हॉर्न। क्या है, मैटर हॉर्न होता है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग कौन सा देखेंगे बाबू, अपना 4 नंबर आकृति देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक तो डायग्राम को समझ, इसी में डायग्राम आपको जो तीनों पढ़ाई एक साथ हालांकि ये पाया जाता है, इसलिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप लोग पहचान के देखिए, यहाँ पे जो हम लोग का अपर्दन हुआ है वो ना के बराबर हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, पिरामिडल चोटी बोलेंगे, ठीक। और देखिए इधर क्या हुआ हम लोग का, ऐसा आकृति जो निर्मित हुआ है इसको क्या बोलेंगे हम लोग बाबू, आरामदायक चेयर के समान कौन सा आकृति बनता है, कोरी या सर्क बनता है। और ये जो दोनों कोरी के बीच में देखिए, इधर भी एक कोरी बन गया और इधर भी एक कोरी बन गया, दोनों कोरी के बीच में ये जो दीवार के समान पाई जा रही है कटक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंगू नामक कटक या कटक बोलेंगे या अरेत बोलेंगे। बात समझ में आई आपको, चलिए ठीक है। अब हम लोग अपना चौथा आकृति देख लेते हैं क्या बनता है हम लोग का। अब देखिए यू आकार की घाटी क्या होता है बाबू हम लोग का, यू आकार की घाटी क्या होता है। देखिए पहली बात, जो हिमनद होता है वो किसी भी प्रकार का घाटी का निर्माण नहीं करता है, इस बात से आप 100% श्योर रहिएगा। आपको कभी कभी पूछ भी देगा कि हिमनद क्या किसी प्रकार की घाटी, हिमनद का अपर्दन होना किसी घाटी का निर्माण होता है, ट्रू है या फॉल्स, ऐसे पूछ सकता है। तो आप क्या बोलिएगा, नहीं, हिमनद कभी भी किसी प्रकार की घाटी का निर्माण नहीं करता। क्या बात करें भैया, अब तो यू आकार की घाटी कैसे बना ये देखते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है, जब हम लोग का नदी जाता है, जब हम लोग नदी पढ़े थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि भी आकार की घाटी बनती है। हाँ भैया ये तो पढ़ा था हम लोगों ने। अब देखिए जब भी आकार की घाटी जहाँ से कहीं से गई है, अगर उसी रास्ते से होते हुए हिमनद भी जाए तो क्या करेगा हम लोग का हिमनद। देखिए जैसे अगर मान लीजिए भी आकार की घाटी है, अब आके ही इसमें हिमनद गुजरा, अब क्या करता है इसका जो ये भी आकार की घाटी इसको किनारों को भी ऐसे चौड़ा कर देता है, किनारों को भी क्या करता है बाबू, ऐसे कटाव द्वारा और पर्दन द्वारा चौड़ा कर देता है। अब ये कैसा दिखने लगता है, यू आकार का दिखने लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, यू आकार की घाटी कहते हैं। बात समझ में आया। देखिए क्या बोला हम लोग का, यू आकार की घाटी या जिसको हम लोग हिमनद गर्त भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है हम लोग का, हिमनद किसी नवीन घाटी का निर्माण नहीं करती है, इस बात से आप इनकार नहीं है।
ठीक है। हिमनद जब पर्वतीय क्षेत्र में नदी द्वारा निर्मित किसी पुरानी वी आकार की घाटी में पहुंचता है तो उसके तली और किनारों को घींच देता है, जिससे घाटी का आकार अंग्रेजी अक्षर के यू के समान हो जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, यू आकार की घाटी कहते हैं, हिमनद गर्त कहा जाता है। बात समझ में आई? बस इतना सा सीधा सा बात है और कुछ नहीं है इसमें। समझ में आया आपको? चलिए फिर अपना हम लोग 5 नंबर आकृति क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या हुआ हम लोग का लटकती हुई घाटी। अब लटकती घाटी क्या होता है? अब देखिए लटकना तो आप जानते हैं क्या होता है ना, क्या हो रहा है, ऐसे झूलना बोलते हैं। खैर कोई पकड़ के अगर किसी चीज़ को ऐसे लटक जाइए आप ऊपर से किसी चीज़ को पकड़, क्या बोलेंगे हम लोग? लटकना बोलते हैं। ठीक, तो ये लटकती हुई घाटी क्या होता है हम लोग बात समझिए। आपको पता है कि जैसे हम लोग का सहायक नदी पढ़े थे, मुख्य नदी होती है उसमें दूसरा नदी आगे मिलता है, उसको क्या कहते हैं बाबू? सहायक नदी कहते हैं। तो ऐसे हम लोग का सहायक हिमनद भी होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है हम लोग का, जब हम लोग का देखिए दो गो, एक ऐसा मुख्य हिमनद है जो बहुत मतलब ज़्यादा चौड़ा बर्फ वगैरह लिया हुआ है, और एक क्या हम लोग का पतला हिमनद आ रहा है। ठीक, अब क्या होगा, जो मुख्य हिमनद है यानी ज़्यादा जिसमें बर्फ रहेगा, जिसमें ज़्यादा हिम रहेगा, वो क्या करेगा, अपर्दन का कार्य भी ज़्यादा करेगा। तो ये अपर्दन कार्य द्वारा खुद को बहुत गहरा कर लेता है, खुद को बहुत गहरा कर लेता है। और ये जो दूसरा वाला सहायक हिमनद था ये अपने आप को उतना गहरा नहीं कर पाता है इसके तुलना में, जिसकी वजह से जब दोनों आके मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ऊपर से इसका जो बर्फ है वो लटक लटक के नीचे गिर रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लटकती हुई घाटी कहते हैं। इसको और अच्छा समय एक बार और डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले अब इस परिभाषा को देखिए, हम लोगों ने इसको साधारण तौर पर समझा। ठीक है, लटकती हुई घाटी क्या होता है? सहायक हिमनद मुख्य हिमनद की तुलना में अपर्दन कम करता है। सहायक हिमनद कम करेगा, इस बात से आप इनकार है? नहीं भैया, हमें कोई इनकार नहीं है किसी भी बात से। ठीक है, सहायक हिमनद मुख्य हिमनद की तुलना में अपर्दन काम जो होता है कम करता है, जिससे सहायक हिमनद की घाटी की तुलना में मुख्य हिमनद की घाटी क्या हो जाती है, गहरी हो जाती है। अतः संगम पर सहायक हिमनद मुख्य हिमनद पर लटकती हुई सी प्रतीत होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लटकती हुई घाटी कहा जाता है। देखिए ये हम लोग का मुख्य हिमनद आ रहा था, देखिए ये अपने आप को कितना गहरा कर लिया है, देख रहे हैं तो। और ये देखिए हम लोग का ये सहायक हिमनद आ रहा है। ठीक, देखिए इतना ही गहरा हुआ है, ये देखिए यहीं तक है, और ये देखिए कितना गहरा है। अब यहाँ से जब ये गिरेगा बर्फ तो इसका कैसा प्रतीत होगा बताइए तो। अब यही अगर केस हम लोग का नदी वगैरह में रहता तो पानी जैसा था वो गिर जाता, लेकिन ये तो हिम है ना, तो ऐसा लगता है कि लटका हुआ कोई मतलब बना हुआ कुछ आकृति है, इसको हम क्या कहते हैं, लटकती हुई घाटी कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको? हाँ भाई, चलिए फिर हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करेंगे बाबू, मेष शिला क्या होता है। ठीक है, मेष शिला को समझने से पहले चलिए छोटा सा एक आपको हम बात समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग बच्चा में रिमोट कंट्रोल वगैरह कार और से खेले होंगे किसी भी कार से। आप एक बात ध्यान पे दिया हो, कभी हम लोग किसी ऊंचाई पे जब अगर हम लोग अपना रिमोट कंट्रोल कार को चढ़ाते थे तो यहाँ से देखिए क्या होता था, जब हम लोग ऐसे चढ़ाते थे इसको ऊपर, हालांकि मेरा डायग्राम काम चलाऊ है, काम चला लीजिएगा। ठीक है, कितना मस्त गाड़ी बन गया मेरा। ठीक है, अब जब ये ऊपर चढ़ता था तो क्या होता था, इसमें हमेशा सटा हुआ रहता था, इसमें घिसते हुए चलता था। देखिए ऊपर चढ़ने में एकदम घिसते हुए चलता था, एकदम लगता था कि मतलब कहीं छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ नहीं सकता है वो। जब घिसते हुए ऊपर चढ़ता था तो यहाँ तक ये ऊपर ठीक जाता था, लेकिन जैसे ही जब ढलान पे आता था तो इसका स्पीड 3 गुना 4 गुना हो जाता था। ये उछल कूदना शुरू कर देता था, कहीं कहीं अपने अनकंट्रोल हो जाता था, कूद करके उछलांग मारना तो जल्दी नीचे उतर जाता था। ऐसा ही कुछ आकृति हम लोग का, ऐसा भी कार्य जो हम लोग का होता है हिमनद के साथ भी होता है। तो क्या होता है हम लोग का, वैसे ही एक आकृति बनती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेष शिला कहते हैं। अब देखिए इसको समझते हैं क्या होता है हम लोग का। सपोज कीजिए अब हम लोग कार को किससे रिप्लेस कर देंगे बाबू, हिमनद से। अब देखिए हुआ क्या, अब जैसे सपोज कीजिए कि ये क्या था बाबू हम लोग का, कोई पहाड़ पर्वत है। ठीक, समझ में आया? अब यहाँ से ये हिमनद आ रहा है हम लोग का, यहाँ से क्या हो रहा है बाबू हम लोग का, ये हिमनद आ रहा है। तो आपको पता है यहाँ पे हिमनद घिसते हुए चलेगा, अपर्दन कार्य करेगा, और अपर्दन कार्य इसको मुलायम करते हुए जा रहा है, इसको मुलायम करते हुए जाएगा जब हिमनद जाएगा, तो क्योंकि घिस के चल रहा है। ठीक, अब यहाँ तक तो ये ठीक जा रहा था हिमनद, लेकिन जैसे यहाँ से उतरना तब यहाँ क्या करता है, ये कटाव ज़्यादा करता है, ऊपर का उछल कुचल के ऐसा कुछ कर देता है। बस मैं इधर क्या करता है, खुद को मुलायम करते हुए चढ़ रहा था, ऐसे दबाव करके लेके जा रहा है। ठीक, लेकिन उधर क्या हो रहा है, उछल के जा रहा है, जिसकी वजह से तोड़ मोड़ के कर देता है। तो जिसकी वजह से ऐसा कुछ आकृति निर्माण होती जाती है। देखिए ऐसे यहाँ पे समझ में आएगा ज़्यादा आपको। ठीक है, देखिए ऐसे जब चढ़ेगा तो देखिए मुलायम करके एक आकृति बनाया है, और जैसे नीचे उतरना होता है ऊबड़ खाबड़ करके उतर गया। बात समझ में आया? तो ये जो आकृति बनती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेष शिला कहते हैं। अब मेष शिला क्यों कहते हैं, क्या क्योंकि देखिए ये जो है हम लोग का दूर से आप देखिए ये वाला डायग्राम देखिए, लग नहीं रहा है कि अगर पीछे से देखिए तो बैठे हुए भेड़ के समान लगेगा, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं,
मेषशिला, क्योंकि भेड़ का जो परिभाषित शब्द है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, मेषशिला बोलते हैं। अब इस परिभाषा को हम लोग समझते हैं। मेषशिला क्या होता है, हिमनद अपने प्रवाह मार्ग में पड़ने वाली ऊंची उठी हुई कठोर शैलों को उस प्रकार घिसकर चिकना बना देती है जिस प्रकार रेगमाल, अब क्या होता है हम लोग का, रेगमाल एक मतलब हम लोग का एक हथियार होता है जिसके थ्रू हम लोग लकड़ी को घिस के हम लोग क्या करते हैं, मुलायम बनाते हैं, एकदम प्लेन बनाते हैं। ठीक है, एक देखिएगा जो हम लोग क्या बोलते हैं, रेगमाल पेपर भी आता है, वैसा रफ सरफेस होता है जिससे हम लोग घिस के जंग छुड़ाते हैं। देखिए रेड पेपर आता है जिसको घिस के हम लोग जंग छुड़ाते हैं, और उसको कभी कभी यूज हम लोग लकड़ी को मुलायम करने में भी करते हैं। तो वही अब चलिए हम परिभाषा पे आते हैं। ठीक है, मेषशिला क्या होता है हम लोग का, हिमनद अपने मार्ग में पड़ने वाली ऊंची उठी हुई कठोर शैलों को उसी प्रकार घिसकर चिकना बना देता है जिस प्रकार रेगमाल लकड़ी को चिकना बना देता है। पहाड़ी को पार कर हिमनद जब नीचे उतरता है तो चट्टानें उबड़ खाबड़ रह जाती हैं, चट्टानें उबड़ खाबड़ रह जाती हैं, क्योंकि इस तरह बर्फ तेजी से नीचे उतरता है। गाड़ी वाला कॉन्सेप्ट से आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। इसलिए देखने पर बैठी हुई भेड़ के पीठ के समान दिखाई पड़ती है, इसलिए उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बाबू, मेषशिला कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको? चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट आकृति देखते हैं। अपना अगला आकृति हम लोग का कौन सा है? ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या है बाबू, हम लोग का श्रृंग और पूंछ क्या होता है, श्रृंग और पूंछ क्या होता है। ठीक है, अब श्रृंग और पूंछ समझने से पहले आपको हम हल्का सा एक बात बताना चाहेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग को पता है बाबू ज्वालामुखी कुछ ऐसा होता है, पर्वतीय भाग में ज्वालामुखी पाया जाता है, इस बात से आप इनकार है। ज्वालामुखी मतलब एक पहाड़ होता है जिसमें से लावा निकलता है, आग जलता हुआ आग निकलता है, आप लोग सुने होने होंगे। ठीक है, ज्वालामुखी ऐसे होता है। और जो देखिए ज्वालामुखी से जब लावा निकलता है तो समझ कीजिए कि ज्वालामुखी का मेन हम लोग मान लिए कि कुछ ऐसा आकृति है हम लोग का। ठीक है, और इसके अगल बगल देखिएगा मुलायम मिट्टी पाई जाती है। इसके अगल बगल क्या होता है बाबू, जो इसका मेगमा होता है उसको फैला हुआ है, ऐसे अगल बगल मुलायम मिट्टी वगैरह पाई जाती है। ऐसा कुछ आकृति हम लोग का ज्वालामुखी का होता है। मेन जो मूलता होता है ये वाला भाग बहुत कठोर होता है। ये वाला भाग क्या होता है हम लोग का, बहुत कठोर होता है। ये जो ऊंचा वाला भाग होता है यहाँ से यहाँ तक, इससे ऊपर, इसको बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्लग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ज्वालामुखी प्लग बोलते हैं। भैया ज्वालामुखी पढ़ाइएगा, नहीं इसको समझने के लिए जरूरी है, ज्वालामुखी प्लग बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है बेसिकली, अब हम लोग समझते हैं होता क्या है आसान से। ठीक है, हालांकि एक साफ पेज मिल जाता तो हमें बहुत बेटर रहता। खैर छोड़िए, हटाइए, कोई नहीं, बनाते समय हमने नहीं डाला तो अब क्या अपेक्षा करना। चलिए हम थोड़ा सा जगह लेते हुए आपको समझाने का कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए हम छोटा सा बनाएंगे डायग्राम, अब ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए कि ये हम लोग का जो था कोई ज्वालामुखी का प्लग था और उसके आसपास का ये मुलायम मिट्टी था। उसके आसपास का क्या था हम लोग का, ये मुलायम मिट्टी था। ठीक है, समझ में आया? ये हम लोग का आसपास का क्या है, हम लोग का मुलायम मिट्टी है। ठीक, ये हम लोग का जब कभी इधर से होते हुए जब हिमनद गुजरता है, आप सपोज कीजिए इधर से होते हुए जब हिमनद जाएगा, हिमनद आपको पता है अपरदन कार्य बहुत भयंकर करता है, तो अब क्या करेगा, इसको अपरदन करने लग रहा है। अब इस देखिए मुलायम मिट्टी को सबको काट देगा, और मुलायम मिट्टी अब यहाँ पे आके कठोर को नहीं काट पाएगा, तो कठोर को कुछ ऐसा काट पीट के कर देता है। कठोर को क्या करता है बाबू, कुछ ऐसा काट पीट के कर देता है। अभी इसको काट दिया पूरा, बात समझ में आया? अब इसको पूरा अपने आप को अपहरित करके इधर लेके चला गया हिमनद अपने साथ, इसको सबको तो काट पीट के कुछ खत्म कर दिया, और इसको कठोर वाला को तोड़ मोड़ के ऐसा कुछ कर दिया और टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। ठीक है, अब जब इससे हिमनद जब नीचे उतरता है तो ये ऊंचाई की वजह से थोड़ा सा इसमें उछाल टाइप का पाया जाता है, जिसकी वजह से ये अपरदन तो करता है, लेकिन ऐसा हल्का हल्का अपरदन बहुत दूर तक जाके इसको करता है, बहुत दूर तक जाके करता है, जिसकी वजह से ये वाला आकृति जो होता है ऐसे कटाव इधर भी होता है, लेकिन इधर पिछले वाले की तुलना में बहुत कम होता है, तो इधर दूर तक फैला हुआ रहता है, जिसको जो आकृति मतलब पूंछ देखिए बहुत लंबा तक फैला था, वैसे ही दूर तक फैला हुआ आकृति टाइप का पाया जाता है, जिसे हम लोग पूंछ कहते हैं। और इस वाले हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, श्रृंग कहते हैं, और इधर जो दूर तक फैला हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पूंछ कहते हैं। बात समझ में आया? प्लग क्या होता है बाबू, ज्वालामुखी का गर्दन वगैरह होता है। ज्वालामुखी हम लोग गर्दन क्या ऊंचा वाला भाग, वैसे ज्वालामुखी का गर्दन। तो अब देखिए समझते हैं परिभाषा को। श्रृंग और पूंछ क्या होता है, जब किसी हिम प्रवाह स्थल भाग में ज्वालामुखी प्लग ऊपर गांठ के रूप में निकला रहता है, तो जिस ओर से हिमनद आता है उस और उठे हुए भाग की मुलायम मिट्टी, उस और उठे हुए भाग को मुलायम मिट्टी का हिमनद द्वारा अपक्षरण हो जाता है, जिससे वह ढाल उबड़ खाबड़ हो जाता है तथा खड़ा हो जाता है। जबकि दूसरी ओर मुलायम चट्टान का कम कटाव होता है, अतः वह ढाल जो होता है मन तथा दूर तक विस्तृत होता है तथा लंबी पूंछ की तरह दिखाई पड़ता है। इस तरह सामने वाले भाग को श्रृंग कहते हैं तथा पीछे वाले भाग को हम लोग पूंछ कहते हैं। देखिए जैसे हम लोग का इधर से आया होगा, सपोज कीजिए, देखिए ये हम लोग का क्या है, हम लोग का ये प्लग है, यानी ज्वालामुखी का गर्दन यानी कठोर पर्वत है ये। बात समझ में आया?
अब जब इधर से हिमनद आया होगा तो इधर वाला देखिए मुलायम मिट्टी को सबको क्या कर दिया, ये डायग्राम मिटा के फिर समझाते हैं आपको, हम जो बनाए हैं वो मिटा के समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि जो ये जो हम लोग का मुलायम मिट्टी है और इधर भी हम लोग का इधर मुलायम मिट्टी ऐसे रहा होगा। जब ऐसे हिमनद आया, जब हिमनद आया तो इसको क्या कर दिया, इधर मुलायम मिट्टी को सब काट दिया और काट के देखिए इधर टेढ़ा मेढ़ा यानी जो कठोर था हम लोग का प्लग था, ज्वालामुखी जो हिस्सा था, इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। अब इधर से ये हिमनद जो ऊपर चढ़ा, ऊपर जाके चढ़ा तो अचानक अब ऐसा थोड़ी गिर जाएगा नीचे। अब ये क्या किया, अपर्दन किया लेकिन ऐसे दूर तक फैला हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसको पूंछ कहते हैं और इसको क्या कहते हैं बाबू हम लोग, श्रिंग कहते हैं। बात समझ में आया। ये वहीं पर निर्मित होता है जब हम लोग का हिमनद के प्रवाह मार्ग में जब हम लोग का ज्वालामुखी पर्वत का जो हम लोग का प्लग होता है वो आ जाता है, यानी ज्वालामुखी पड़ेगा, ज्वालामुखी पुराना ज्वालामुखी रहा होगा जिसका मतलब हम लोग का गर्दन या कठोर भाग पड़ेगा, वहीं पे इसका निर्मित होता है, अन्यथा ये कहीं और निर्मित नहीं होता है। बात समझ में आई आपको, चलिए ठीक है। और फिर हम लोग अपना 8 नंबर आकृति देखते हैं और यही हम लोग का अंतिम आकृति होगा जो हम लोग का अपर्दन द्वारा निर्मित होता है। चलिए अब हम लोग क्या होता है, फ्योर्ड क्या होता है। देखिए फ्योर्ड हालांकि कुछ किताब में आपका निक्षेपण द्वारा भी देता है, ठीक है, कुछ का अंतिम में दिया होगा वगैरह वगैरह, देख लीजिए जहां भी आपकी किताब में कहीं ना कहीं इसको मेंशन किया होगा, देख लीजिए क्या होता है। शीत प्रधान क्षेत्र में स्थित हिमनद सागर तटीय भागों में पहुंचकर वहां गहरी खड़ी ढाल वाली घाटियों का निर्माण करते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं वो फ्योर्ड कहा जाता है। देखिए होता क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग का हिमनद जो है बढ़ बढ़ के ऐसा हम लोग का कई ठो हिमनद आके गिरने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक गहरा घाटी निर्मित कर दिया, गहरा घाटी निर्मित कर दिया, हिमनद सागर तटीय यानी सागर तटीय यानी सागर के किनारे में क्या कर दिया, सागर तटीय भाग में जाके वहाँ पे एक अपना ही घाटी जैसे कुछ बना लिया जिसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, फ्योर्ड कहेंगे। बात समझ में आया। तो ये जो हम लोग का था बेसिकली 8 आकृतियाँ थी, इसके अलावा एक दो को किसी बुक में अगर दिया रहता है उसको आप लोग उतना फोकस नहीं करना, मेनली हम जो सिलेबस है वेस्ट बंगाल वगैरह का उसको टारगेट करके हम लोग समझा चुके हैं इतना 8 नंबर तक, ठीक है। अब आप देखिए आपका इसका उदाहरण देख लीजिएगा, ठीक है। कहाँ का, नॉर्वे, स्वीडन और अलास्का के तटों पर काफ़ी मात्रा में फ्योर्ड पाया जाता है। फ्योर्ड देखिए इसको ही बोलते हैं, देखिए देख रहे हैं कई घाटी आ रहा है इधर गिर जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आप इसका डिस्क्रिप्शन जाइएगा, डिस्क्रिप्शन जाने के बाद इस वीडियो को डाउनलोड कीजिएगा और अपने तरफ से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि जैसे हिमनद जब अपर्दन करता है, ठीक है, यानी जो जमाव का कार्य करता है उसके द्वारा कौन कौन सी अस्थितियों का निर्माण करता है। बात समझ में आया। उसके बाद फिर हम लोग का हिमनद वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, उसका हिमनद वाला टॉपिक कोई रह नहीं जाएगा। लास्ट टॉपिक हमारा वायु बचेगा, वायु में 4 से 5 वीडियो, फिर हम लोग का ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए बाय।